स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जहां पर जीवित और मृत लोगों के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती है। तो आज हम इस वीडियो में इंसीडियस के सारे पार्ट्स को एक एक करके अनकवर करेंगे। अपने अंदर के साहस को इकट्ठा कर लो, क्योंकि अब हम यहाँ पर शैतानी शक्तियों, आत्माओं और स्वयं भय से परिचित होने वाले हैं। कहीं डर के इस भौसागर में अब खो ना जाओ, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो और हमारे साथ चल पड़ो डर के इस कभी ना खत्म होने वाले सफर में। तो कहानी जब शुरू होती है तो हम देखते हैं कि एक कपल जॉश और रेनाए उनके दो बेटे डॉल्टन और फॉस्टर और एक छोटी बेटी कैली के साथ नए घर में शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद बड़े बेटे डॉल्टन को घर के एटिक से एक रात कुछ आवाजें सुनाई देती है और डॉल्टन इस आवाज का पीछा करते हुए एटिक तक पहुंचता है और उसे वहां एक दरवाजा दिखता है जो कि अपने आप ही खुल जाता है। फिर वो उस दरवाजे के अंदर जाता है और छानबीन करता है कि ये आवाज आखिर थी क्या, और फिर उसे वहां कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर उसकी रूह कांप उठती है। इस आवाज को सुनकर डॉल्टन के मॉम डैड वहां पर पहुंचते हैं और डॉल्टन को बहुत ज्यादा डरा हुआ पाते हैं। उसके सिर पर थोड़ी सी चोट भी लगी होती है, तो उसे उसके बेडरूम में सुला दिया जाता है। पर दूसरी सुबह जब जॉश डॉल्टन को उठाने की कोशिश करता है तो वो उठता ही नहीं है। जब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो पता चलता है कि डॉल्टन के मेडिकल स्कैन्स के अनुसार सिर पे कोई इंटरनल चोट नहीं थी, ना ही कुछ डैमेज था। सारे रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थे, पर उसके बावजूद डॉल्टन कोमा में जा चुका था। तो डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद उसे घर पे ले आया जाता है और जैसे ही डॉल्टन को घर लाया जाता है ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं होती। जैसे छोटी बेटी कैली के रूम में कोई ना होने के बावजूद उसके बेबी मॉनिटर से किसी के बोलने की आवाज आना, चीजों का अपने आप यहाँ से वहां हो जाना। डॉल्टन का कोमा में होने के बावजूद फॉस्टर को ऐसा लगता है जैसे डॉल्टन रात को स्लीप वॉकिंग करता है, जिसके कारण फॉस्टर भी डर जाता है और रेनी कैली के कमरे में किसी अनजान शख्स को देखती है जो शायद एक इंसान तो बिल्कुल नहीं था। और उनके घर का सिक्योरिटी अलार्म भी बार बार बज उठता है और उस वक्त हमेशा घर का मेन डोर भी अपने आप खुल जाता है और ऐसा बार बार होता है। पर घर में उनके अलावा कभी कोई नहीं दिखता, कम से कम कोई इंसान तो नहीं। एक तरफ ये सब होता रहता है तो दूसरी तरफ डॉल्टन की हालत में कोई सुधार नहीं आता। कुछ दिन बाद रेनी को डॉल्टन की बेड पर खून से सना पंजे का निशान दिखता है, पर ये तो बस शुरुआत थी। एक दिन रेनाई को बुरा सपना आता है कि जिसमें वो डॉल्टन के साथ उसके कमरे में एक शैतान को देखती है और जब वो डरकर नींद से जगती है तो उसके दरवाजे के सामने बाहर किसी को चलते हुए देखती है और एक अनजान आदमी जो कि इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, वो अचानक रेनाई के रूम में आकर उस पर हमला कर देता है। रेनाई चीख चीख के जॉश को पुकारती है और जब वो वहाँ पे आता है तो वो उससे कहती है कि अब किसी भी कीमत पर उसे इस घर में तो नहीं रहना, और इन घटनाओं से परेशान होकर वो लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मदद के लिए जॉश की माँ लॉरेन भी वहाँ पे आ जाती है, पर घर बदलने के बावजूद उस परिवार पर से शैतान का साया हटता नहीं है। रेनाए इस घर में भी अजीब अजीब चीजें महसूस करती है, पर अब उसे वो शैतानी शक्ति एक बच्चे के रूप में दिखती है और डर का ऐसा खेल शुरू होता है जिसे किसी की भी हालत ऐसी हो जाए कि काटे तो खून ना निकले। रेनाए जब इस सब के बारे में जॉश को बताती है तो उसकी माँ भी इस बात में रेनाए का साथ देती है और कहती है कि उसे भी सपना आया था जहाँ उसे शैतान दिखा था और उस शैतान ने उस सपने में कहा कि यहाँ पर वो डॉल्टन के लिए आया है। और ये बात बताते वक्त लॉरेन का ध्यान जॉश पर जाता है जिसके पीछे से वो शैतान ठीक लॉरेन को ही घूर रहा था, जिसे देखकर लॉरेन डर के मारे चीख उठती है। पर उतने में डॉल्टन के कमरे से जोरों की आवाज आने लगती है और जब सब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि कमरे का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, जैसे किसी ने पूरे कमरे के सामान को यहाँ से वहां फेंक दिया हो, और डॉल्टन भी अधमरे हालत में जमीन पर पड़ा मिला। फिर लॉरेन पैरानॉर्मल एक्टिविटी स्पेशलिस्ट एलिस को बुलाती है। एलिस घर आती है और जब वो डॉल्टन के रूम में जाती है तो शैतान और उसके इरादे दोनों ही साफ साफ नजर आते हैं और अब जाकर पूरा माजरा सामने आता है। एलिस सबको बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, बल्कि उसके पास एक ऐसी खूबी है जिसे उसकी रूह शरीर को छोड़कर बाहर आ सकती है। पर किसी कारण रूह ने शरीर छोड़ा तो था पर वापस ना आ सकी और अब वो रूह मरे हुए लोगों की दुनिया में फंस गई है और इसीलिए दूसरी शैतानी शक्ति या डॉल्टन के शरीर पर काबू करना चाहती है। इसका मतलब उसका पुराना घर नहीं पर डॉल्टन खुद हॉन्टेड था। इसके बाद सब मिलकर डॉल्टन से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं। डॉल्टन बताता है कि वो किसी शैतान से डरा हुआ है और इस कारण वो ज्यादा बात नहीं कर पाएगा, वरना वो शैतान उन्हें सुन लेगा। पर फिर डॉल्टन कहता है कि उस शैतान ने हमें सुन लिया है और अब खौफ अपनी सारी सीमाएं पार कर लेता है। अब डॉल्टन अचानक से उठ जाता है और सारे लोगों को यहाँ से वहाँ फेंक देता है। कमरे की सारी चीजें भी यहाँ से वहाँ फेंकना शुरू कर देता है और उस वक्त एक दरवाजा खुलता है और न जाने कितनी शैतानी आत्माएं उस कमरे में प्रवेश कर लेती है और एक शैतान रेनाई पर हमला कर देता है। इस बार जॉश भी उसे देख लेता है, पर जब वो रेनाई को बचाने की कोशिश करता है तो वो शैतान उसे दूर फेंक देता है। किसी तरह एलिस डॉल्टन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है और सब नॉर्मल हो जाता है। जब डॉल्टन से कनेक्ट करने की कोशिश की थी तब उन चीजों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग ली गई थी। उसमें पता चलता है
है कि एक शैतान डॉल्टन को कंट्रोल कर रहा है और उसे वही सब कुछ करवा रहा है। इसके बाद जॉश की माँ लॉरेन उसे बताती है कि बचपन में जॉश को भी एक बूढ़ी औरत का साया दिखता था और जब भी लॉरेन जॉश की पिक्चर्स क्लिक करती थी तो वो बूढ़ी औरत हर पिक्चर में दिखाई देती थी। तब एलिस की मदद से ही जॉश को बचाया गया था। वो बूढ़ी औरत की रूह भी जॉश की आत्मा को मरे हुए लोगों की दुनिया में भेजकर उसके शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, पर एलिस ने सब ठीक करके जॉश के दिमाग से सारी बुरी मेमोरीज निकाल दी। अब एलिस बताती है कि जॉश को डॉल्टन को बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में जाना पड़ेगा, पर शर्त है कि वहाँ किसी को भी पता न चले कि जॉश जिंदा है, वरना वो लोग उसके भी शरीर पर कब्जा कर लेंगे। अब जॉश भी उसी रेड डोर की मदद से आत्माओं की दुनिया में प्रवेश करता है। वहाँ पर उसका सामना कई भयानक आत्माओं से होता है, पर वो ये नहीं जानता था कि असली मुश्किल तो अभी उसके सामने आई ही नहीं। वो किसी तरह डॉल्टन को ढूंढ लेता है और पाता है कि उसे जंजीर से बांधा गया है। जब वो वहाँ से उसे छुड़ाता है तो वो शैतान जिसने डेल्टॉन पर कब्जा किया था वो इनके पीछे पड़ जाता है। काफी मुश्किलों के बाद जैसे तैसे उस शैतान से बचकर जॉश डॉल्टन के साथ घर तक पहुंचता है। उसे घर में अपना शरीर ढूंढने के लिए कहता है, पर उस वक्त फिर से वो शैतान डॉल्टन का पीछा करता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर किसी तरह आखिरकार डॉल्टन की आत्मा अपने शरीर को ढूंढ कर उसमें चली जाती है। पर अब भी मुसीबत टली नहीं है। जॉश को उस दुनिया में फिर से वो बूढ़ी औरत दिखती है और जॉश उसे चीख चीख कर कहता है कि मैं तुझसे डरता नहीं हूँ और तू यहाँ से चली जा। और कुछ वक्त के बाद जॉश भी नॉर्मल होकर अपनी असली दुनिया में आ जाता है। पर एलिस को कुछ ठीक नहीं लग रहा था तो उसने जॉश की तस्वीर खींच ली, पर इस बात से जॉश गुस्सा हो जाता है और एलिस की हत्या कर देता है। और ये सब सुनकर जब रेनाए ऊपर आती है तो वो एलिस को मरा हुआ पाती है और जब वो उस कैमरे में फोटो चेक करती है तो वहाँ पर जॉश नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत दिखती है और पीछे से रेनाए के कंधे पर कोई हाथ रखता है और इसी के साथ चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। इंसीडियस चैप्टर 2 की शुरुआत 1986 यानी उस वक्त से होती है जब जॉश एक छोटा बच्चा था और उस पर बूढ़ी औरत का साया था। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि कैसे एलिस जॉश को उस शैतानी साये से बचाती है और उसकी बुरी मेमोरी से उस वेडिंग ड्रेस वाली बूढ़ी आत्मा और जॉश की आत्माओं की दुनिया में जाने वाली शक्तियों को मिटा देती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर पुलिस रेनाए से एलिस के मौत के बारे में पूछताछ कर रही होती है और उसे कहते हैं कि अगर एलिस के गले पर जो फिंगरप्रिंट्स है वो जॉश से मैच हो जाते हैं तो उसे जेल होकर रहेगी। अब जॉश अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने मॉम के घर पर शिफ्ट हो जाता है, पर रेनाए को यहाँ पर भी अजीबोगरीब चीजें महसूस होती ही रहती है, जैसे म्यूजिक प्लेयर और पियानो का अपने आप बच उठना, छोटी बेटी कैली के झूले से गिर जाना और उसका किसी की तरफ देखकर रोना। जब ये सब रेनाए जॉश को बताती है तो वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और कहता है कि जब वो आत्माओं की दुनिया से आया था तब उसके साथ एक बुरी आत्मा भी वहाँ से आ गई थी और उसी ने एलिस को मारा था, पर अब सब ठीक है और सब तुम्हारा वहम है। फिर हम देखते हैं कि एलिस के पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट साथी एलिस के घर जाते हैं और तब एक कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है और जब वो लोग उस रूम के अंदर जाते हैं तो ईयर 1986 की एक टेप मिलती है जो जॉश के बचपन वाले इन्वेस्टिगेटिंग केस की ही थी और वो लोग भी उस टेप में जॉश के पीछे किसी को देख। फिर आगे हमें दिखाया जाता है लॉरेन जो डॉल्टन के पास होती है, तब डॉल्टन नींद में उसे बताता है कि लॉरेन के पीछे कोई है और फिर लॉरेन अपने घर में एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत को देखती है। ये सब बातें जब लॉरेन जॉश को बताती है तो जॉश उल्टा लॉरेन पर ही गुस्सा करता है। वहाँ दूसरी तरफ सुबह डॉल्टन रेनी को पिछली रात के बारे में लॉरेन से जुड़ी सारी बातों के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे उसने जॉश को किसी अदृश्य साये से बात करते हुए देखा है और इन सब चीजों से डॉल्टन बहुत डरा हुआ भी होता है। रेनाए डॉल्टन को शांत करती है, उतने में पुलिस का कॉल आता है और वो बताते हैं कि जॉश की फिंगरप्रिंट्स एलिस के गले पर जो फिंगरप्रिंट्स है उससे मैच नहीं हुए हैं। ये बात रेनाए को अजीब लगती है क्योंकि वो जानती है कि कहीं ना कहीं एलिस को जॉश नहीं मारा था। वो ये सोच ही रही होती है और फिर से उस घर में अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है और उस वक्त रेनाए को भी वो व्हाइट ड्रेस वाली औरत दिखती है जिसे लॉरेन ने देखा। उतने में उसके बेटी के कमरे से उसके जोर जोर से रोने के साथ साथ कोई शैतानी आवाजें भी सुनाई देने लगती है। रेनाए भाग के वहाँ जाती है और जैसे तैसे रूम में घुसती है, पर कैली वहाँ नहीं होती है। फिर दूसरे रूम से कैली और शैतानी शक्ति की आवाजें आनी शुरू हो जाती है तो रेनाए उस तरफ भाग के जाती है। दूसरी तरफ लॉरेन एलिस के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटिंग पार्टनर से हेल्प मांगने जाती है तो तभी उसे वो लोग बताते हैं कि ईयर 1986 के टेप में जब उन लोगों ने देखा तो छोटे जॉश के पीछे जो साया दिख रहा है वो कोई और नहीं बल्कि बड़े जॉश की आत्मा है। ये देखकर लॉरेन को भी झटका लगता है, पर फिर वो एलिस के दोस्त सीनियर इन्वेस्टिगेटर कार्ल की मदद से एलिस की रूह से जुड़ने की कोशिश करते हैं। फिर एलिस की सोल उन्हें उस हॉस्पिटल में जाने के लिए कहती है जिसमें लॉरेन काम किया करती थी, जो कि काफी अरसे से बंद था। जब ये टीम वहाँ पर पहुंचती है तो लॉरेन को याद आता है कि जब वो यहाँ पर काम करती थी तो इस हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जिसका नाम था पार्कर और उसने एक बार छोटे जॉश पर हमला भी कर दिया था। पर कुछ दिनों के बाद वो पेशेंट लॉरेन को लिफ्ट में मिलता है और जब इस बारे में लॉरेन रिसेप्शनिस्ट को बताती है तो उसे एक चौंका देने वाली बात पता लगती है कि पार्कर ने तो कुछ दिनों पहले ही सुसाइड कर लिया था। फिर ये पूरी टीम उसी पार्कर के घर जाती है जहाँ पर एलिस के 2 साथियों को खिलौने से भरी एक रूम मिलती है, पर वो सारे खिलौने लड़कियों के होते हैं। पर हैरानी की बात तो ये है कि पार्कर तो लड़का था और उन्हें वहाँ एक छोटी लड़की की आत्मा भी दिखती है जो कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना वो मुझे मजबूर कर देगी तुम्हें मारने के लिए। फिर वो 2 उस कमरे से डरकर बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ आवाजों के कारण डॉल्टन की आंख खुल जाती है और उसे वहाँ किसी की आत्मा दिखती है जो कि बहुत डरी हुई होती है और वो डॉल्टन से मदद मांग रही होती है और जैसे ही डॉल्टन उठता है तो काफी सारे डीमन सोल्स डॉल्टन की तरफ भाग कर आते हैं
और तब उसे पता चलता है कि डॉल्टन फिर से शरीर छोड़कर बाहर आया था, पर इस बार डॉल्टन डर कर चिल्लाते हुए तेजी से अपने शरीर में चला जाता है और तभी वहाँ रेनाई आकर उसे शांत करने की कोशिश करती है। अब पार्कर के घर में लॉरेन को एक बड़ी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें एक व्हाइट ड्रेस वाली औरत होती है और उसके साथ वही लड़की होती है जिसे एलिस के साथियों ने उस कमरे में देखा था, और वो औरत भी वही होती है जिसे लॉरेन ने अपने घर में देखा था। और तभी उन पर हमला होना शुरू हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि यहाँ उन्हें एलिस ने नहीं भेजा था बल्कि पार्कर की माँ मतलब उस व्हाइट ड्रेस वाली औरत की आत्मा ने बुलाया है। तब उन्हें वहाँ पर एक ब्लैक वेडिंग ड्रेस और कुछ न्यूज़पेपर मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि पार्कर ये ब्लैक वेडिंग ड्रेस पहनकर जवान औरतों को मारता था और ये सब उससे उसकी माँ की आत्मा करवाती थी। इसका मतलब जॉश के पीछे जो ब्लैक वेडिंग ड्रेस वाली औरत लगी थी वो और कोई नहीं बल्कि पार्कर था, और उन्हें इस बात का पता भी लग गया था कि जॉश की बॉडी पर पार्कर की सोल ने कब्जा कर लिया है और जॉश की सोल तो अभी भी मरे हुए लोगों की दुनिया में ही फंसी है। अब वहाँ से बचकर निकलने के बाद लॉरेन रेनाई को बोलती है कि बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए और टीम बनाकर एलिस के साथी और कार्ल जॉश के शरीर से पार्कर की रूह को निकालने का प्लान बनाते हैं, जहाँ पर कार्ल जॉश के घर में जाता है और एलिस के साथी वैन में बैठकर उनकी बातें सुनते हैं। अब जॉश उनको घर के अंदर लेकर पानी लेने के बहाने किचन में जाता है और तभी कार्ल जॉश को बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन तैयार करता है, पर तभी जॉश पीछे से आता है और पूछता है कि आपने अपने हाथ में क्या छुपाया है। अब यही सवाल एलिस का दोस्त भी जॉश से करता है, तो जॉश कहता है कि तुम अपने डाइस से पूछो कि मेरे हाथ में क्या है, और जब वो ऐसा करता है तो उसमें लिखा होता है नाइफ। अब वो वापस जॉश की तरफ मुड़ता उतने में पीछे से जॉश नाइफ लेकर हमला कर देता है और हाथापाई की आवाज सुनकर बाहर बैठे एलिस के दो साथी भी अंदर आ जाते हैं। अब इस हमले में जॉश कार्ल की हत्या कर देता है और एलिस के दो साथी भी बेहोश हो जाते हैं। फिर जॉश के अंदर से पार्कर एलिस के साथी के मोबाइल से लॉरेन को मैसेज कर घर बुलाता है। अब कार्ल की आत्मा मरे हुए लोगों की दुनिया में जॉश से मिलती है और वहाँ जॉश को पता चलता है कि उसकी फैमिली को कोई मारना चाहता है। अब जॉश की आत्मा अपनी फैमिली को बचाने जा ही रही थी और तभी वहाँ उसे वही शैतानी आत्मा दिखती है जिसे इंसिडियस के पार्ट 1 में हमने देखा था। काफी मदद के बाद जब एलिस की सोल जॉश की मदद के लिए आती है तब आखिरकार उन्हें उस शैतानी रूह से छुटकारा मिलता है और एलिस जॉश को कहती है कि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम जाओ और पार्कर की आत्मा को अपने शरीर से निकाल कर अपने शरीर को वापस पालो। पर जॉश को ये बात पता नहीं होती कि ये सब वो करे तो कैसे। तो अब वो छोटे जॉश की मदद लेता है और उसे पूछता है कि उसे वो वेडिंग ड्रेस वाली औरत कहाँ मिलेगी। दूसरी तरफ पार्कर ने लॉरेन को मैसेज करके घर बुलाया था, इसलिए वो बच्चों और रेनाई को लेकर वहाँ चली जाती है, पर अंदर तो किसी और ही खेल की तैयारी शुरू होती है। पार्कर ने अब जॉश की बॉडी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया होता है और वो लॉरेन और रेनाई पर हमला कर देता है। जॉश रेनाई को मारने ही वाला होता है और तभी डॉल्टन पीछे से आकर जॉश के सिर पर वार कर देता है। फिर जॉश से बचकर रेनाई अपने बच्चों को लेकर स्टोर रूम में भाग जाती है। दूसरी तरफ एलिस जॉश के साथ पार्कर के घर में जाती है जहाँ पर उसे पार्कर का बचपन दिखाई देता है और वो ये भी देखते हैं कि पार्कर की माँ उसे लड़की बनकर रहने के लिए मजबूर कर रही थी, और जैसे ही उसकी नजर कार्ल और जॉश के ऊपर पड़ती है वो उन पर हमला कर देती है। दूसरी तरफ डॉल्टन जॉश को मरे हुए लोगों की दुनिया से निकालने के लिए अपना शरीर छोड़कर वहाँ जाता है, पर एक तरफ जॉश के शरीर पर पार्कर ने कब्जा कर लिया होता है तो दूसरी तरफ पार्कर की माँ जॉश की आत्मा पर हमला कर रही होती है और असली दुनिया में पार्कर की मदद से डॉल्टन को मरवाने ही वाली होती है। उतने में एलिस पार्कर की माँ को मारकर उसे कमजोर कर देती है, तो इससे पार्कर भी कमजोर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब एलिस कार्ल और जॉश से कहती है कि तुम लोग अभी मरे नहीं हो तो तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ। अब वो लोग रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं और तभी उन्हें डॉल्टन मिलता है जो उन्हें असली दुनिया में ले जाता है। अब यहाँ पर जॉश, डॉल्टन और कार्ल तीनों को होश आ जाता है और चैप्टर 2 की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब इंसिडियस चैप्टर 3 में हमें एक टीनेजर क्विन अपनी माँ लिली के कैंसर के कारण मौत के बाद अपने पापा शॉन और छोटे भाई एलेक्स के साथ रह रही होती है, पर आज भी क्विन को लिली की कमी महसूस होती है और इसी कारण वो रिटायर्ड डिमोनोलॉजिस्ट एलिस से मिलने जाती है। पर एलिस उसे कहती है कि अब उसने वो काम छोड़ दिया है, पर इसके बावजूद वो उसे अंदर आने के लिए कहती है। तब उसे क्वीन बताती है कि उसे लगता है कि लिली आज भी उसके आसपास मौजूद है, जिसके रेफरेंस में वो बताती है कि एक बार उसने अपनी डायरी किसी अलग जगह पर रखी थी, पर ढूंढने पर वो किसी अलग जगह पर मिली। इमोशनल होकर एलिस लिली से कांटेक्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, पर कांटेक्ट करते वक्त उसे एक एविल सोल दिखती है तो वो वापस आ जाती है। अब एलिस क्वीन को बताती है कि जब हम किसी सोल को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आसपास की सारी एविल सोल्स हमें सुन लेती है और हो सकता है कि लिली की जगह कोई इविल सोल हमारे पास आ जाए। ये कहकर एलिस क्वीन को समझाती है कि किसी से भी कनेक्ट करने की कोशिश ना करे क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब क्वीन घर जाकर अपने एक्टिंग के ऑडिशन की तैयारी में लग जाती है और जब वो ऑडिशन के लिए जाती है तो दूर कहीं सामने से कोई साया उसी को देखकर हाय कहते हुए अपने हाथ हिला रहा था। उसे इग्नोर करके वो ऑडिशन पर फोकस करती है, पर उसके बावजूद वो अपने डायलॉग्स भूल जाती है और फेल हो जाती है। फिर वो उदास होकर ऑडिशन के बाद अपनी दोस्त के साथ घर के लिए निकलती है, जहाँ उसकी दोस्त कार लेने जाती है और तब क्वीन को वही साया फिर से दिखता है जो उसी की तरफ देखकर वापस अपना हाथ वेव कर रहा था। क्वीन को पता नहीं चलता कि कब वो रास्ते के बीच आ जाती है और पीछे से एक कार आकर उसे जोर से टक्कर मार
मार देती है। टक्कर के कारण वो बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। पर उस बेहोशी की हालत में वो किसी ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ पर हर जगह बस अंधेरा ही अंधेरा था। वही शैतानी साया उसके सामने आ जाता है। क्विन डर जाती है और असल जिंदगी में होश में आ जाती है और उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के कारण उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए हैं और वो अब चल नहीं सकती। डिस्चार्ज के वक्त शॉन को उसका नेबर मिलता है और वो उसे ग्रेस के पास छोड़कर उसके पति हैरी से बात करने चला जाता है। अब ग्रेस की बातों पर अक्सर कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो बेहद अजीब और डरावनी बातें करती है। और इस बार ग्रेस ने कहा कि उस आदमी की आवाज उसने भी सुनी जो क्विन को बुला रहा है और वो अभी भी यहीं पर मौजूद है। ग्रेस जिसकी बात कर रही थी वो आदमी वही था जो क्विन के सामने बार बार आ रहा था। हमेशा की तरह क्विन उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और शॉन उसे लेकर घर चला जाता है। और वहाँ उसके बेड के बगल में शॉन ने एक बेल रखी होती है जिससे क्विन को उसे बुलाने में आसानी हो। पर रात में जब वो सोती है तो वो बेल अपने आप बज उठती है जिससे क्विन डर जाती है और उसे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें भी सुनाई देती है। बेल की आवाज सुनकर शॉन अंदर आता है पर क्विन उसे वापस भेज देती है। पर ये तो महज शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होगा। क्विन अगला पूरा दिन अपने रूम में गुजारती है और रात को बोर होने के कारण वो अपने पीछे मौजूद दीवार पर नॉक करती है जिसके जवाब में भी नॉक की आवाज आती है। पीछे वाला कमरा हेक्टर यानी क्विन जिससे पसंद करती है उस लड़के का होता है। अब क्विन हेक्टर को जब मैसेज करती है तो पता चलता है वो तो घर पे है ही नहीं। अब क्विन डर जाती है और सोने के लिए लेट जाती है जिसके बाद एक हाथ ऊपर से क्विन की तरफ आता है और क्विन चीख कर उठ जाती है। शॉन ये सुनकर अंदर आता है तो क्विन उसे सीलिंग दिखाती है जो क्रैक हो चुकी है। जब शॉन ऊपर वाले फ्लैट नंबर 541 के ओनर को लेकर उसके अंदर जाता है तो वहाँ उन्हें कुछ भी नहीं मिलता पर कुछ काले पैरों के निशान हर जगह बने हुए थे। दूसरी तरफ एलिस जब सो रही होती है तो उसे डरावना सपना आ जाता है और वो डरकर जब उठती है तो उसकी हमेशा की आदत की तरह अपने डायरी में लिखना शुरू कर देती है जिसमें उसने क्विन का नाम लिखा होता है। अब इस बात से एलिस थोड़ी परेशान हो जाती है और वापस क्विन की माँ लिली से कनेक्ट करने की कोशिश करती है तो तब बीच में ही उसे किसी आदमी की सांसें सुनाई देती है जिसे वो फॉलो करती है तो उसे पता चलता है कि उसके गले से लॉकेट की चाबी गायब है और उस चाबी से बेसमेंट का ताला भी खोल दिया गया है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है तो उसे वही काले भद्दे निशान दिखते हैं जो शॉन को रूम नंबर 541 में दिखे थे। अब एलिस जब उन निशानों को फॉलो करती है तो देखती है कि वो पैरों के निशान बेसमेंट की सीढ़ियों से होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही उसकी नजर ऊपर जाती है तो वो शैतानी साया एलिस पर हमला कर देता है। किसी तरह एलिस वहाँ से बचकर निकलती है और फैसला कर लेते हैं कि अब वो क्विन की मदद नहीं करेगी। अब अगले दिन क्विन घर पर अकेली होती है तो वो अपने दोस्त मैगी के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है जिसमें मैगी उससे पूछती है कि तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है। क्विन देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। अब डर कर क्विन वीडियो कॉल बंद कर देती है पर अब उसे वो आदमी अपने खिड़की के पास दिखता है जो धीरे धीरे उसी के पास आ रहा था। क्विन जब उसे बेड के नीचे ढूंढने की कोशिश करती है तो उतने में वो आदमी क्विन को बेड से उठाकर नीचे की तरफ फेंक देता है। अब आगे वो साया सारे दरवाजे और खिड़की बंद कर देता है और सारी लाइट्स भी ऑफ कर देता है और अचानक क्विन पर हमला कर देता है जिससे क्विन जोर जोर से चीखने लगती है। उसी वक्त शॉन बाहर से कहीं घर आता है और वो चीखें सुनकर क्विन की तरफ दौड़ लगाता है और जब वो अंदर आता है तो वहाँ कोई नहीं होता, बस क्विन जमीन पर पड़ी मिलती है। इस बार शॉन उस साये के बारे में क्विन से सारी बातें सुन लेता है और फिर वो अपने घर के बाहर आता है जहाँ पर हैरी उसे मिलता है और उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ग्रेस अब इस दुनिया में नहीं रही। इन सब से बेखबर क्विन सो रही होती है और कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो डर के कारण पूरा ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है और जब वो ब्लैंकेट हटाती है तो अपने आप को व्हील चेयर पर फ्लैट 541 के बाहर पाती है। इस बात से डरकर वो लिफ्ट से नीचे की तरफ भागने की कोशिश करती है और तभी उसे पीछे से वही आदमी की आत्मा खींच लेती है और खींचकर फ्लैट 541 में ढकेल देती है और वहाँ क्विन जो देखती है उससे उसकी रूह कांप उठती है। वो देखती है कि एक लड़की जिसका आंख नाक कान कुछ नहीं होता वो ठीक क्विन के सामने थी और उसी की तरफ बढ़ रही थी। डर से चीखते हुए वो नीचे की तरफ जोर जोर से फ्लोर पे मारते हुए शॉन को पुकार रही होती है और इससे शॉन उठ जाता है और क्विन की मदद के लिए पहुंच जाता है जहाँ पर क्विन उसे फिर से वही काले भद्दे पैरों के निशान दिखाती है जो खिड़की की तरफ जा रहे थे। जब वो लोग उन निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और खिड़की की तरफ जाते हैं तो आदमी क्विन को उस विंडो से नीचे की तरफ खींचने लगता है। बहुत मुश्किल से इस बार शॉन क्विन को बचा पाता है और दूसरे दिन क्विन की बात को लेकर एलिस से मिलने जाता है पर वहाँ वो कहती है कि अब उसने ये सारा काम छोड़ दिया है क्योंकि एक बार जब वो अपने मरे हुए पति से कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी तो एक शैतानी शक्ति ने उसे चेतावनी दी थी कि अगली बार उसने अगर कभी भी ऐसा करने की वापस कोशिश की तो वो उसे मार देगी। पर शॉन उसे रिक्वेस्ट करता है कि एटलीस्ट एक बार वो उसे मिलने के लिए आ जाए और जब एलिस आती है तो क्विन की हालत देखकर उसे ऐसा लगता है कि उसे क्विन की मदद करनी चाहिए। तो सब उस आदमी से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही एलिस मरे हुए लोगों की दुनिया में जाती है उस रूम नंबर 541 के अंदर पहुंचती है तो वहाँ पर पार्कर उस पर हमला कर देता है। जैसे तैसे एलिस वहाँ से बचकर असली दुनिया में वापस आती है और कहती है कि अब उसे क्विन की कोई मदद नहीं करनी। कोई और ऑप्शन ना होने के कारण एलेक्स शॉन को घोस्ट हंटर टकर और स्पेक्स की वीडियो बताता है जिस पर शॉन उन्हें कॉन्टेक्ट करके घर बुलाता है और वो लोग क्विन के सिर पर कैमरा लगा देते हैं ताकि वो लोग रात को जो भी हो वो देख सके और हॉल में बैठकर सब लोग मोबाइल में उसे मॉनिटर कर रहे थे और क्विन को मॉनिटर करते वक्त उन्हें ऐसा लगता है कि क्विन रूम से बाहर आई है। जब ये लोग जाकर देखते हैं तो वहाँ उन्हें कोई नहीं दिखता। फिर आगे उस मॉनिटर में दिखता है कि क्विन क्लोजेट के अंदर है और जब वो लोग उस क्लोजेट को खोलते हैं तो वहाँ पर क्विन नहीं है, बस कैमरा मिलता है। अब उस कैमरे में दिखता है कि क्विन ठीक टकर के पीछे खड़ी थी और सब लोग कुछ समझ पाते उतने में क्विन सब पर हमला बोल देती है और अपने पैरों का प्लास्टर भी जोर जोर से पटक कर तोड़ देती है।
और शॉन के पास आकर उसे बुरा भला कहती है और अपना गला काटने ही वाली होती है, पर तभी सब उसे पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। और उस वक्त उन्हें क्वीन के मुंह में उसी आदमी की आग दिखाई देती है, जिससे पता चलता है कि अब क्वीन पर उसने पूरी तरह पोजीशन कर लिया है। दूसरी तरफ एलिस अपनी प्रॉब्लम बताने अपने दोस्त काल से मिलती है। तब काल उसे बताता है कि पिछले चैप्टर में जब एलिस ने छोटे बच्चे जॉश को बचाया था, ये बूढ़ी औरत वहीं से आई है, पर एलिस तुम उससे ज्यादा ताकतवर हो, तुम्हें उससे लड़ना होगा और क्वीन की मदद भी करनी होगी। इसके बाद एलिस जब शॉन के घर पे पहुंचती है तो सबसे पहले छोटे बेटे एलेक्स को घर से बाहर भिजवा देती है और सबको बताती है कि ज्यादातर मरे हुए लोगों की दुनिया में रहने वाली आत्माओं को हमारी दुनिया में जीने की इच्छा होती है, पर इस शैतानी साए की इच्छा है कि वो असली दुनिया से रूह पर कब्जा करके उन्हें अपने साथ मरे हुए लोगों की दुनिया में रखे। और जिस रात क्वीन का एक्सीडेंट हुआ था तब वो आदमी क्वीन की आधी सोल ले गया था और बाकी भी हासिल कर लेगा अगर क्वीन की आधी सोल वापस नहीं आती है। अब एलिस वापस मरे हुए लोगों की दुनिया में जाती है और वहाँ उसे एक आत्मा मिलती है जो बेहद डरी हुई थी। वो कहती है कि उसे उसी शैतानी साए ने आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, पर मरने के बाद भी वो उसके चंगुल से छूट नहीं पाई है। उसने इस लड़की को मरे हुए लोगों की दुनिया में पेट बना कर रखा था और वो क्वीन के साथ भी यही करना चाहता था। अब एलिस उस लड़की से उस साए का पता पूछती है और वो उसे वापस रूम नंबर 541 में ले जाती है, जहाँ उसे एक आदमी दिखता है और उतने में पार्कर यानी वो बूढ़ी औरत एलिस पर हमला कर देती है, पर वो काल की बात को याद करती है और पार्कर को दूर फेंक देती है। फिर पास जाकर जब एलिस उस आदमी को देखती है तो वो जैक निकलता है, जो बातों ही बातों में उलझा कर एलिस को कहता है कि वो ब्लेड से अपना गला काट ले ताकि वो लोग हमेशा इस दुनिया में साथ रह सके। अब ऐसा कहने के बाद एलिस समझ जाती है कि वो जैक नहीं है और वो उस पर ब्लेड से हमला कर देती है। अब वो आदमी अपने असली रूप में एलिस के सामने आता है, जिसके साथ क्वीन की आधी सोल भी आती है। अब एलिस क्वीन की आधी सोल को लेकर बचते बचाते वहां से निकलती है और उसे उस रूम में ले जाती है जहाँ पर उसका शरीर होता है। एलिस तो वापस आ जाती है, पर क्वीन अब भी वहीं पे होती है क्योंकि उस आदमी ने उसे पकड़ लिया था और अब लगभग क्वीन की पूरी सोल उसके कब्जे में आने ही वाली होती है। असली दुनिया में सब लोग क्वीन का हाथ पकड़कर उसे बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी ग्रेस की सोल एलिस से कांटेक्ट करती है और कहती है कि लिली ने क्वीन के डायरी में एक लेटर लिख के रखा है जो उसने क्वीन को अपने ग्रेजुएशन के बाद खोलने के लिए कहा था, पर अब लिली चाहती है कि एलिस वो लेटर क्वीन को अभी पढ़कर सुने। ऐसा करने पर लिली की रूह क्वीन से उस दुनिया में कनेक्ट कर पाती है और वो क्वीन को जगाती है और उसे वापस जाने के लिए कहती है। तब क्वीन की आंख खुल जाती है और वो हिम्मत करके उस आदमी का मास्क हटा देती है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और नष्ट हो जाता है और इसी के साथ क्वीन अपनी असली दुनिया में वापस आ जाती है और इसके साथ ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं इंसिडियस द लास्ट की यानी चैप्टर 4 की। तो इस फिल्म की शुरुआत 1953 से होती है, जहाँ पर हमें एक घर बताया जाता है जो एलिस का होता है, जब एलिस एक छोटी सी बच्ची होती है और वो अपने मॉम डैड और भाई के साथ वहाँ रहती है। बचपन से ही वो आत्माओं को देख सकती थी। इस बात पर उसकी मॉम तो विश्वास करती थी, पर उसके पापा नहीं। एक बार रात को जब वो और उसका भाई सो रहे होते हैं तब एलिस और उसके भाई को कमरे में कोई छोटा बच्चा दिखता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं और उसका भाई चिल्लाने लगता है। इस पर एलिस के पापा को लगता है कि एलिस ने ही उसके भाई को डराया होगा। इस बात से गुस्सा कर वो उसे मारकर बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहाँ एलिस को एक रोशनी दिखती है और उसे आवाज आती है कि अगर तुम्हें रोशनी चाहिए तो इस दरवाजे को खोल दो। अब एलिस उस दरवाजे को खोल देती है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसके बाद उस दरवाजे से एक शैतानी रूह बाहर आती है और उसने एलिस पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और जब उसे बचाने के लिए उसकी मॉम आती है तो उसे भी मार दिया गया। इसके बाद एलिस थोड़ी बड़ी हो जाती है और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो हमेशा से खुद को मानती है। एक दिन उसे एक औरत की आत्मा दिखती है जिसका हुलिया बहुत ही अजीब था, पर जब उसने इस बारे में अपने पापा को बताया तो उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और उस पर हाथ उठाने लगे। पर इस बार एलिस ने भी मुकाबला किया और वो अपने डैड और भाई को छोड़कर उस घर से चली गई। फिर मूवी प्रेजेंट यानी 2010 में आती है, जब एलिस ने टकर और एलेक्स के साथ टीम बनाई थी। जब वो ऐसे केसेस सॉल्व करते थे जहाँ पर लोग बुरी आत्माओं से परेशान होते हैं। एक केस के चलते मैक्सिको से उन्हें कॉल आता है और पता चलता है कि उस घर में काफी अजीबोगरीब चीजें हो रही है, तो एलिस अपने टीम के साथ वहाँ पहुंचती है और जब वो उस घर की तरफ देखती है तो वो वही घर होता है जहाँ पर एलिस ने अपना बचपन गुजारा था। जब वो लोग इस घर की छानबीन करते हैं तो एलिस को एक सीटी मिलती है जो उसकी मॉम ने उसके भाई को बचपन में दी थी, ताकि जब भी उसे डर लगे तो उस सीटी को बजा दे और उसकी मॉम उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाएगी। अब एलिस इस सीटी की तस्वीर लेती है और उतने में ही एक आत्मा उस पर हमला कर देती है और वो सीटी कहीं गुम हो जाती है, पर बाद में सब ठीक हो जाता है। दूसरे दिन एलिस एक कैफे में जाती है, वहाँ पर उसे 2 लड़कियां मिलती है, जहाँ पर बाद में उसको पता चलता है कि ये लड़कियां उसके भाई की बेटियां हैं। बचपन में एलिस उसके भाई को छोड़कर भाग गई थी, इसलिए उसका भाई उससे बहुत नाराज था और बहुत गुस्सा भी होता है। पर जाते वक्त एलिस उस सीटी की तस्वीर उसके भाई की बेटियों को देती है और कहती है कि ये उसे दे दो। फिर एलिस रात को वापस अपनी टीम के साथ उस घर में छानबीन करने पहुंचती है, तो वहाँ पर उसे वापस सीटी की आवाज आती है और जब एलिस उसका पीछा करती है तो उसे पता चलता है कि ये आवाज दीवार के पीछे से आ रही थी। जब एलिस उस दीवार के पास जाती है तो उसे पता चलता है कि ये कोई दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है। उस दरवाजे को खोलने के बाद वहाँ पर उसे वो सीटी और एक लड़की दिखती है जो कि आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि जो आत्मा एलिस को इस घर की तरफ लेकर आई थी वो एक अच्छी आत्मा थी और वो इस लड़की की मदद करना चाहती थी, पर उतने में वहाँ पर उस घर का नया मालिक आ जाता है और पता चलता है कि बचपन में जब एलिस ने वो दरवाजा खोला था उसमें से जो बुरा शैतान बाहर आया था और एलिस पर कब्जा करके उसकी माँ को भी उसने मार दिया था, उसी बुरी आत्मा ने अब इस घर के नए मकान मालिक पर भी कब्जा कर लिया है। अब वो मकान मालिक सब पर हमला करने ही वाला
वाला होता है उतने में एलिस का एक साथी उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है और उस जिंदा लड़की को इस तरह आजादी मिल जाती है। पर दूसरी सुबह एलिस का भाई अपने 2 बेटियों के साथ उस घर में आता है, वही सिटी के लिए जो उसकी माँ ने उसको दी थी। पर एक लड़की गलती से बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पर वो शैतानी शक्ति उस पर कब्जा कर लेती है और उस लड़की की आत्मा को अपनी दुनिया में कैद कर लेती है, जिससे असल जिंदगी में वो लड़की कोमा में चली जाती है। अब अपनी भाई की बेटी को बचाने के लिए एलिस किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब थोड़ी और छानबीन करने के बाद पता चलता है कि एलिस ने बचपन में जो दरवाजा खोला था तब उस शैतानी साय ने उसकी माँ को मारकर उसके पापा पर भी कब्जा कर लिया था, जिसके बाद एलिस के पापा लड़कियों को कैद करने लगे और आगे चलकर बाद में उन्हें मार देते थे। घर छोड़ने से पहले बचपन में एलिस ने जिस लड़की को देखा था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी। अब घर में चारों ओर ढूंढने के बाद उनको एक संदूक मिलता है, जिसे खोलने के बाद उसमें से एक बुरी आत्मा बाहर आती है और एलिस को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर जाती है, जहाँ उसे छोटी एलिस भी मिलती है जो बताती है कि जो आत्मा सबको कैद कर रही है उसे की फेस कहा जाता है और उसके पास इस दुनिया और हमारी दुनिया की कीज है, जिसकी मदद से वो इंसानों की आत्माओं को कैद करती है। उतने में वो आत्मा पीछे से आकर एलिस का गला दबा देती है, जिस कारण असली दुनिया में एलिस भी कोमा में चली जाती है। कुछ देर बाद एलिस के भाई की दूसरी बेटी वहां पर आती है और सबको बताती है कि उसको भी बचपन से आत्माएं दिखती थी और उसके पास भी ऐसी शक्तियां हैं जो एलिस के पास थी। फिर उसे उस मरे हुए लोगों की दुनिया में भेजा जाता है जहाँ पर वो एलिस और अपनी बहन को बचाने के लिए गई थी। जब वो वहाँ पर पहुंचती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे जेल बने थे, जिसमें से एक जेल में उस बुरी आत्मा ने एलिस को भी कैद करके रखा था। इसके बाद वो कीफेस दूसरे जेल से एलिस के पापा को बाहर निकालता है और एलिस के जेल को भी खोल देता है और उसे कहता है कि बचपन में तुम्हारे डैड ने तुम पर जो अत्याचार किया था उसका तुम अब बदला ले लो। अब एलिस को अपने पापा को देखकर बहुत गुस्सा आने लगता है तो वो उसे मारने लगती है, पर इस नफरत की आग के कारण उस कीफेस की शक्तियां बढ़ने लगती है। जब एलिस के भाई की दूसरी बेटी वहां आती है तो एलिस से वो रॉड लेकर उसे तोड़ देती है, जिससे गुस्सा होकर कीफेस उस पर भी हमला कर देता है और उसे भी कैद कर लेता है। इसके बाद एलिस कीफेस से एक सौदा करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो कहती है कि उसके भाई के दोनों बेटियों को छोड़ दो और मुझे यहाँ पर हमेशा के लिए अपने पास कैद करके रख लो। पर कीफेस उसकी बात को नजरअंदाज करके उसे दूर फेंक देता है और एलिस के गले में भी कीफेस अपनी की डालकर उसे कैद करने ही वाला होता है। उतने में एलिस के भाई की बेटी उसकी माँ की सीटी एलिस की तरफ फेंकती है। उस सीटी को बजाते ही एलिस की माँ वहाँ आ जाती है और उस कीफेस की शैतानी आत्मा को खत्म कर देती है और एलिस से कहती है कि मेरी मौत का जिम्मेदार तुम अपने आप को मत समझो। और फिर एलिस अपने भाई की बेटियों की आत्माओं के साथ उस दुनिया से निकलकर असली दुनिया में आ जाती है। इसके बाद एलिस एक रात जब सो रही होती है तब उसे एक बच्चे के पास लाल चेहरे वाला शैतान दिखाई देता है, जिससे डरकर एलिस भी उठ जाती है और तभी उसे एक कॉल आता है जो उसी लड़के की मॉम का होता है, क्योंकि उसका बेटा कोमा में जा चुका था। अब ये लड़का चैप्टर 1 का डॉल्टन होता है और ये फैमिली जॉश की ही फैमिली होती है। इसी के साथ लास्ट की वाला चैप्टर फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है और मूवी खत्म हो जाती है। अब इंसिडियस का चैप्टर 5 इंसिडियस द रेड डोर 7 जुलाई को रिलीज होने वाला है, जहाँ पर हम वापस से डॉल्टन जॉर्ज रेनाई वाली फैमिली को देखने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। और अगर आपने इंसिडियस की अब तक कोई भी फिल्म नहीं देखी और देखना चाहते हो तो उसे राइट ऑर्डर में देखना, जैसे कि सबसे पहले शुरुआत करना इंसिडियस के चैप्टर 3 से, उसके बाद देखना इंसिडियस द लास्ट की, उसके बाद आप देख सकते हो इंसिडियस चैप्टर 1 और उसके बाद लास्ट में आप देख सकते हो इंसिडियस का चैप्टर 2। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और जिनके साथ आप इंसिडियस चैप्टर 5 देखने वाले हो उनके साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।